और ये डिग्री है? हाँ जी। ये डिग्री दिखाइए। इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। आप लोगों ने कितना साल दिया? 3 साल या 4 साल? 5 साल। 5 साल बाद अपने आप को या फिर 10 साल बाद कहाँ देखते हो आप? मेरा भी मन है कि मैं भी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। आप नास्तिकता में बिलीव रखते कि नहीं रखते हो? कि हम लोग संस्कृत वाले हैं, ठीक है ना। कहीं लिखा है कि संस्कृत वाले नास्तिक नहीं हो सकते? मैं बता रहा हूँ। एक कहावत है ना, भारतस्य देव प्रतिष्ठित संस्कृति संस्कृतस्य, मतलब जिसमें संस्कृत भाषा है और उससे ही हमको लोगों को जो है संस्कृति मिलता है। संस्कृति मतलब अपना संस्कार। कोई अगर बीएचयू में संस्कृत में प्रपोजल तैयार करके वो आना चाहता है मास्टर्स के बाद और उसका जेआरएफ नेट क्वालिफाइड हो गया है, तो वो कितने पेज का प्रपोजल बनाए, किस तरीके से बनाए ताकि उसका रिसर्च में आराम से एडमिशन हो जाए? देखिए कि पीएचडी का जो मेन उद्देश्य है वो समाज के लिए कुछ करना है जो हर दृष्टि से हो। ये जो रिसर्च हो रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में या फिर जो भी हो रहा है, ये क्या काम आ रहे हैं देश को, भविष्य के लिए? कितना योगदान दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग बताओ। एक बात बताएंगे, आपकी संस्कृत क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखती है या जन्म के आगे, जन्म के पीछे कुछ हम ऐसा? लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास अवश्य करते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी से हर किसी से पूछ लीजिएगा, वो इहलोक और परलोक दोनों में विश्वास रखते हैं। रखना ही पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, क्यों? नहीं तो आपका रिसर्च पेपर किस पे था? आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया संस्कृत में, बताइए कुछ। एक चीज़ और आप हमको बता दीजिए कि 5 साल आपने पढ़ाई की, यहाँ पे रिसर्च की, तो कोई परेशानी आई हो, उस प्रणाली को बदल दिया जाना चाहिए ताकि आने वाले लोगों के लिए वो बेहतर हो, कुछ ऐसी बातें बताएंगे? नहीं, इस समय जो हुआ है, आप लोग डिग्री मिल गई आप लोगों को? पीएचडी पीली टोपी को मैं खोज रहा हूँ बार बार कि जितनी लोग पीली टोपी वाले हैं, अच्छा, यहाँ से क्या क्या कितने लोग पीएचडी किस टॉपिक पे करके निकल रहे हैं, थोड़ा बात किया जाए उनसे। अच्छा, ठीक है, कर सकते हैं ना? ठीक है, ऐसे एक तरफ खड़े हो जाइए बस। डिग्री टोपी भी पहन लीजिए, पीली टोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो खोज रहा था। पूरा मेहनत आप, और स्वीट भी दिखिए ऐसे, वाह। रुकिए, लेट मी हेल्प यू। ये लड़कियों का ऐसा किया जाता है, लेकिन आज मैं लड़कों का भी कर देता हूँ। आपको कोई ऐसी लाइफ में मिली जो ऐसे सहला रही हो या फिर कुछ कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं है डर के मारे आप कैमरा पे नहीं बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है अभी तक, जीवन में खुशहाल अच्छा। जिंदगी चल रहा है। क्या नाम है आपका? ये टोपी अपने हाथ में लेना। अरूप सरकार। अरूप सरकार? अरूप सरकार। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली पश्चिम बंगाल से बिलोंग कर रहा हूँ। बंगाल से? जी। पूरा एस्केंट बदल गया आपका, बंगाली एस्केंट है ही नहीं। क्योंकि ये मास्टर्स डिग्री मेरा यहाँ से है, उसके बाद फिर पीएचडी में बहुत साल हो गया है, तो कुछ प्रभाव तो पड़ ही जाता है। प्रभाव पड़ जाता है। तो आप बीएचयू से कब से जुड़े थे? 2023 चल रहा है, आप कब एडमिशन लिए और ये चौथा साल है आपका? बीएचयू में बेसिकली मैं 2013 और 15 मेरा मास्टर डिग्री है। उसके बाद फिर 2 साल मैं बाहर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में जो विश्व भारती है रविंद्रनाथ टैगोर जी का बनाया हुआ, वहाँ से मैंने एमफिल किया। उसके बाद फिर 2017 में मेरा पीएचडी चल रहा है। पीएचडी चल रहा है, और 2023 में डिग्री मिला पीएचडी। मेरा विषय, मेरा 1 साल सीनियर हूँ मैं। 2012 में हम आए थे यहाँ, तो 12 में मास्टर डिग्री हो गया, 12 से 14, फिर 1 साल जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, वर्तमान में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ से आगरतला कैंपस मिला था, त्रिपुरा। वहाँ से, हाँ, वहाँ से 1 साल का बीएड किए, फिर 2016 में आ गए यहाँ, फिर 2016 से 22 तक पीएचडी चला। फिर पीएचडी के बाद वर्तमान में मैं DSSS जो दिल्ली में है, दिल्ली बोर्ड के, तो वहाँ में मैं पीजीटी पोस्ट में कार्यरत हूँ। क्या नाम है आपका? पार्थ कर्मकार। मैं भी बंगाल से ही हूँ। आप भी बंगाल से? बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से। सिंडिकेट तैयार हो गया है बंगाल का यहाँ पे ना। हर साल होता है। हर साल होता है। और लॉबी हमेशा क्रिएट होती है। लॉबी में हर साल लोग नए लोग जुड़ते चले जाते हैं और नया ग्रुप बनता चला जाता है ना। तो किस सब्जेक्ट से हैं? मैं संस्कृत से ही। संस्कृत से ही दोनों ही। अभी एक लोगों से मैं मिला, संस्कृत में 8 गोल्ड मेडल लेके जा रहे थे। हाँ, वो साइना तहसीन शायद, एक हम लोग की जूनियर थी वो। तो ये 8 गोल्ड मेडल लेकर के लोग कहाँ जाएंगे? मतलब उनका क्या भविष्य है? और जो गोल्ड मेडल नहीं पा रहे हैं उनका क्या भविष्य है? नहीं, भविष्य जो है, जो गोल्ड मेडल जिनको मिलता है वो तो अपना ही उपलब्धि है। ज़्यादा सा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना, अब उनको भविष्य में जो है मेन टारगेट तो वही है सबका, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए कॉलेज लेवल पर। सभी लोग को प्रोफेसर बनना है? नहीं, सभी लोग को जो अपना अपना एम है ना। जब यहाँ हम लोग आए थे, हम लोग का भी मेन उद्देश्य वही था। जब जनरल लाइन पे आ गए, जनरल लाइन पे तो हम सिविल लाइन पे जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का वही ऑनर्स वाला है, तो कुछ भी होगा तो जनरल लाइन से ही होगा। अच्छा। तो जनरल लाइन से जब आएंगे हम लोग, बीए करेंगे, एमए करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन होता है, टीचिंग। अब टीचिंग में वो चाहे अपना प्रवक्ता हो जाए, ठीक ना, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, एक ही लाइन बचता है उसमें। ओके, तो भैया ये बताइए,
बहुत लोग पीएचडी करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल हर एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर की। लोग पीएचडी, जैसे मैं हूँ हिमांशु, मैं पीएचडी करने गया, तो आप क्या मुझे बताओगे कि इस हिसाब से रिसर्च करोगे तो देश को और खुद को लाभ होगा? कैसे कैसे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को कैसे बिहेव करना चाहिए एकेडमिक? देखिए वो तो देखिए, एक तो अपने ऊपर निर्भर होना ही होता है, ठीक ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, जिससे क्या होता है जो हम लोग यहाँ गुरुजी के साथ में, गुरुजी के पास में बैठकर जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, ठीक ना, उसमें जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को कैसे हम मॉडिफाई करेंगे। हम लोग तो इतना तो वो नहीं होता है, जब यहाँ आ जाते हैं गुरुजी के लोगों के लिए सानिध्य में आ जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है और हम लोग के ज्ञान में जो है वृद्धि हो जाता है। फिर उस ज्ञान को हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जो उनके ऊपर जो निर्भर होते हैं, जो हम लोग के सुपरवाइज़र हो जाते हैं, अब सुपरवाइज़र के गाइडेंस में ही हम लोग आगे रास्ता जो दिखा देते हैं उस पर ही चलना है। अब जैसे जैसे वो कह देते हैं इस टॉपिक के ऊपर काम हो सकता है, उतना तो हम लोग के पास ज्ञान नहीं होता है। अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, 20-30 साल पढ़ा चुके हैं अपने बीएचयू में, तो उन लोग को ज़्यादा पता होता है। फिर ऑल इंडिया ओवर उन लोग का पूरा नॉलेज जो है चारों तरफ फैला हुआ होता है ना, तो वो लोग नेटवर्क जो है और वो लोग बता देते हैं टॉपिक, उसके ऊपर विचार विमर्श करके और सीनियर टीचर से बात करके, जिसके ऊपर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है उस पे ऊपर काम करेंगे और उसको और कैसे किस तरीक़ा से हम मतलब रख सकते हैं उसको, तो ऐसे ही ज्ञान मिलता है गुरुजी के पास। अच्छा। तो गुरुजी हम लोग को गाइड करते हैं, वो दिशा निर्देश तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे इतने बड़े रास्ता जो है पीएचडी वाला, इतनी बड़ी उपलब्धि जो है हम कैसे अकेले तय कर पाएंगे? अकेले तो नहीं कर पाएंगे, अकेले नहीं हो सकता है कुछ भी। गाइड और सुपरवाइज़र का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा होता है। महादेव, तो कुछ बताइए सर, आप लोग तो मिलते चले जा रहे हैं, आपका रिसर्च पेपर किस पे था? आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया संस्कृत में, बताइए कुछ। मेरा रिसर्च पेपर जो था, ये रिसर्च टॉपिक जो था वो कौशिक की गृह सूत्र पर था, जो ये वेदांग से संबंधित है। वेदांग जो वेदांग से कल्प सूत्र जो है उन्हीं के गृह सूत्र का एक भाग आता है। उन्हीं एक गृह सूत्र है जो ऋग्वेद से संबंधित है, जहाँ बेसिकली गृह सूत्र हमारे जो ये संस्कार जो है बेसिकली जो गृहस्थ लोग जो कर्म करते हैं उन्हीं का वर्णन जो गृह सूत्र में होता है। तो उन्हीं का जो ऋग्वेद से संबंधित, ऐसे तो वेदों की बहुत शाखाएं प्रचलित है, तो एक शाखा से जो ना एक गृह सूत्र है, ये सब संबंधित होता है। तो ये उस गृह सूत्र का मेरा एक टॉपिक था उस पर। तो बेसिकली हमने दिखाया गया कि ऋग्वेद के सोसाइटी में जो जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा था उसको हमने दिखाया कि अभी तक उसका जो कंसेप्ट वर्णन तो कैसा था उसका वर्णन किया गया है। अब उसका जो वर्तमान में जो हम लोग उसको अभी किस रूप में देख रहे हैं, अभी, हाँ, आप अभी किस रूप में उसको देख रहे हैं, उसको किसको देख रहे हैं, मतलब कहाँ तक उसका परिवर्तन हुआ है। जैसे जो पुराने जो संस्कार है, हम लोग तो संस्कार से चले आ रहे हैं, जैसे जन्म से मृत्यु तक हम लोग के संस्कार चलते आ रहे हैं, तो उसमें किस दृष्टि से जो पहले जो था अब हम लोग जो दृष्टि देख रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन कहाँ तक आया है, तो यही सब रिसर्च में था। यही सब रिसर्च में था। और ये डिग्री है? हाँ जी, ये डिग्री दिखाइए। इसके लिए जद्दोजहद करते हैं आप लोगों ने कितना साल दिया? 3 साल या 4 साल? 5 साल। 5 साल दे दिया। हाँ। अब तो शायद रिसर्च का, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, रिसर्च का सुने हैं कि ड्यूरेशन घटा दिया गया है, 3 साल कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम जो 5 साल जो यूजीसी के हिसाब से जो जेआरएफ मिलता है, तो फेलोशिप जो मिलता है 5 साल के लिए मिलता है। और पहले तो आप जैसे 3 साल कर देंगे तो कैसे होगा? पहले हम लोग जेआरएफ होते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर 2 साल बाद वो प्रमोशन होता है सीनियर पे, सीनियर एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो 2 साल उसमें लग ही जाता है। और 1 साल पहले अपना टॉपिक समझने में, फिर उसका जो प्रोसेस है उसमें वो करने के लिए तो टाइम लग जाता है। आपका टॉपिक क्या था? दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में औपम्य विधान। मेरा मेन वो था दर्शन, और मेरा काम भी था अलंकार के ऊपर, तो मेरा मिक्स था दर्शन के साथ साहित्य, फिलॉसफी के साथ वो लिटरेचर। तो लिटरेचर में अलग से खाली उपमा अलंकार जो है, पूरे उपमा अलंकार नहीं, जो दार्शनिक उपमा अलंकार, मतलब ऐसे अलंकार जो दर्शन के ऊपर भित्ति करके, जैसे ईश्वर के ऊपर क्या उपमा दिया गया है, परमात्मा के ऊपर, जीवात्मा के ऊपर, तो इसके ऊपर काम था मेरा। जैसे वेदांत सार हो गया, सांख्यकारिका हो गया। अच्छा, तो इसके ऊपर काम। एक बात बताएंगे, आपकी संस्कृत क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखती है या जन्म के आगे, जन्म के पीछे कुछ ऐसा? हम लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास अवश्य करते हैं। संस्कृत के पूरे धाराएं तो हम लोग जैसे पुराण और उसमें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। पुराण के कथाएं, जितने सारे कथाएं हैं जो श्री राम से हम लोग संबंधित है, जो श्री कृष्ण से संबंधित है, सारे तो पूर्व जन्म से संबंधित है ही। मतलब पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, मतलब लोग कहते हैं कि इस जन्म में अच्छे कार्य करोगे तो आगे
चल के तुम अच्छे पैदा होगे। कई लोग कहते हैं कि जो पंडित करते हैं, अगर वो गलत करते हैं, अगले जन्म में उनको कुत्ता बनाया जाता है। कि वो क्योंकि बहुत लालच करते हैं वो पंडिताई करते समय, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पे। आप भी पढ़े होंगे कभी न कभी। तो क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि इस जन्म में हमारे गंदे कार्य रहेंगे तो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा? जी, हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसीलिए हम वो जो हमारे संस्कृत के जो संस्कार आदि जो हम लोगों के शास्त्रों से प्रतिपादित चलते आ रहे हैं परंपरा से, उनको हम अपने जीवन में उसको मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं और उसके जरिए ताकि हम लोग आगे चल के समाज में अच्छाई के द्वारा संसार का उपकार हो, ऐसे ही कुछ करते चले जा रहे हैं। इसीलिए उसको भी हम लोग मानते चले जाते हैं कि हम लोग को अच्छा करना है, ताकि हम लोग अच्छा हम लोग कहते हैं ना, इहलोक और परलोक में विश्वास करते हैं। कि ताकि परलोक जो है वो हम लोग मृत्यु के बाद जो लोक में प्राप्त हम लोग जाते हैं, हम लोग के कंसेप्ट से जो अंत्येष्टि कर्म जो होता है, लास्ट जो अंत्यक्रिया, उसके बाद हम परलोक में पहुंचते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग में भी विश्वास रखते हैं कि हम लोग विश्वास। ठीक से इंटरव्यू दीजिए, अगर कुछ भी गलत हुआ तो पता चला कि कहीं और जगह मिल जाएगा। संस्कृत के विद्यार्थी से हर किसी से पूछ लीजिएगा, वो इहलोक और परलोक दोनों में विश्वास रखते हैं। रखना ही पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, क्यों? नहीं तो जैसे जब हम लोग ईश्वर से कब हम लोग मतलब भगवान को जो है कब बुलाते हैं, जब कोई विपत्ति आ जाए तब तो एक बार शरण करते हैं ना। जब भगवान एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए, उसमें हम पास हो जाए, तो ऐसा नहीं है जो उस समय हमको बुलाना है। भगवान अपने आप में ही है, अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही है। ठीक ना, वो इधर उधर ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं है किसी को। जब खुद के ऊपर विश्वास होगा, वो अपने आप के अंदर ही है भगवान, इधर उधर नहीं है। मन के अंदर यदि अपने ऊपर यदि विश्वास हो तो कुछ भी काम हो सकता है। उसमें होता है ना आत्मनिर्भर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, होना चाहिए। एक क्वेश्चन एकेडमिकिया क्वेश्चन है हाँ। कि बहुत लोग आपसे पूछते भी होंगे, इस साल भी पूछे होंगे, पिछले साल भी पूछे होंगे, 5 साल से आप लोग पीएचडी कर रहे हो तो पूछने के लिए क्वेश्चन बहुत आम हो गया होगा। कोई अगर बीएचयू में संस्कृत में प्रपोजल तैयार करके वो आना चाहता है मास्टर्स के बाद और उसका जेआरएफ नेट क्वालिफाइड हो गया है, तो वो कितने पेज का प्रपोजल बनाए, किस तरीके से बनाए ताकि उसका रिसर्च में आराम से एडमिशन हो जाए? देखिए, रिसर्च प्रपोजल जो है ना, रिसर्च प्रपोजल के एक क्राइटेरिया रहता है। वो कुछ हर एक यूनिवर्सिटी में एक क्राइटेरिया दिया जाता है। रिसर्च प्रपोजल जो होता है ना, उसका लेंथ जो है ना उससे ज़्यादा नहीं होता है, वो आपको संक्षिप्त में तैयार करना होता है। रिसर्च प्रपोजल में बस जस्ट आपका इनपुट देखा जाता है कि आपने क्या सोचा है, और जब इंटरव्यू होता है उसमें आपको इम्पैक्ट देखना पड़ता है कि ये जो टॉपिक जो है, जो वरिष्ठ लोग बैठे रहेंगे इंटरव्यू के लिए, वो देखेंगे कि इस टॉपिक में हम लोग उस टॉपिक समाज में क्या उसका उपलब्धि है। क्योंकि पीएचडी का जो मेन उद्देश्य है वो समाज के लिए कुछ करना है, जो हर दृष्टि से हो। ये जो साइंस वाले हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, हम लिटरेचर वाले जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। साइंस वाले जो है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष से हम लोग का जो लिटरेचर है ये अप्रत्यक्ष रूप से समाज को कार्य करता है। जैसे हम लोग का बहुत जैसे कुछ होता है डेटा वाइज, ये जो है रिसर्च होता है, एक जो लिटरेचर के थ्रू होता है, हम लोग का जो ज़्यादातर लिटरेचर थ्रू होता है, उसी में आप चले जाए कि कोई किसी का फील्ड वर्क होता है। जब भारत सरकार किसी कुछ काम इसके लिए कुछ ज़रूरत होता है, तब वो हम लोगों की रिसर्च वो उठा के उसको रिसर्च के तौर पे, डेटा के तौर पे लेता है। इस समय तो ये ऑथेंटिक होता है। इस समय तो ये चेंज कर दिया। अब जैसे पहले पीएचडी होता था नॉर्मली, अब तो इसको भी एंट्रेंस कर दिया ना। पीएचडी में एनरोल होने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब उसके बेसिस से आपको सिलेक्ट करेंगे। पहले क्या होता था, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट यहाँ से पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो वो गुरुजनों के पास जो है रहते रहते सीख जाते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले उनको करना चाहिए क्या, अपने गुरुजी के पास जाना चाहिए। जाने के बाद फिर उनको खुद पूछना चाहिए, जो गुरुजी मैंने ये सोचा है तो इसको क्या ये सही रहेगा, तो मैडम हो चाहे सर हो अच्छे से बता देते हैं। ठीक, तो उसके ऊपर जो है प्रपोजल। आप क्या बताएंगे प्रपोजल? जैसे लोग कहते हैं कि बीएचयू में 7 से 8 पेज का, 16 पेज का प्रपोजल, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक ना, मैंडेटरी नहीं है। 16 पेज होना चाहिए, टॉपिक के ऊपर निर्भर है। मेन है उसका समरी जो होता है, आप 1 पेज में लिख के भी दे सकते हो, ठीक ना। उसमें पूरा मेन जो कंटेंट है वो होना चाहिए, जो हम किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं बस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गुरुजी के साथ बातचीत करना पड़ेगा, जी इससे पहले काम हो गया कि नहीं। यदि काम हो गया तो फिर उसके कैसे हो सकता है, इंटरव्यू में पहले ही कैंसिल हो जाएगा वो। तो बहुत सारे सीनियर रहते हैं, वो बता देंगे जी इसके ऊपर तो बेटा बहुत काम हो चुका है। अब नया क्या करोगे तुम,
ऐसा कोई ऑनलाइन डेटा माध्यम है क्या कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा रिसर्च पहले से ही हो चुका है जो हम टॉपिक सेलेक्ट करने जा बहुत रहे सारे हैं? प्लेटफॉर्म है, बहुत जैसे सारे आप ऑनलाइन जैसे शोधगंगा हो गया, शोधगंगा अभी तो है, सारे संस्कृत यूनिवर्सिटी में। से जुड़ रहे हैं, करीबन संस्कृत में लाखों के ऊपर थीसिस उसमें ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, अपलोडेड है पूरा जो टाइटल काम के किया साथ। हुआ है। उसके बाद फिर इंडियन इंस्टीट्यूट एक डिसर्टेशन करके एक साइट है, बहुत सारे ऐसे साइट्स आपको मिल जाएंगे जहां आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि क्या क्या काम हुआ है अभी तक, किस यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी में काम हुआ कौन है, किया है, किसके अंडर में किया है, सब A to Z। एडवांस तरीका है advance चेक करने का। चेक पूरा- करने का पूरा। जी, ऑनलाइन तरीका ये सब। और ठीक। ऑफलाइन भी आपको कुछ गुरुजियों के माध्यम से वो तो अपना लाइब्रेरी जो है सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पे कहाँ मिलेगा? कैटलॉग्स है वहाँ, कैटलॉग में पूरा एकदम 90 से शुरू करके पूरा अप टू डेट। और ये जो रिसर्च हो रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में या फिर जो भी हो रहा है, ये क्या काम आ रहे हैं देश को भविष्य के लिए? कितना योगदान दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग बताओ। योगदान जैसे उसका अलग अलग नजरिया है, जैसे मेरा मान लीजिए दर्शन है, किसी का साहित्य है, किसी का वेद है, किसी का वो व्याकरण है, ठीक ना। तो सेम तो इसको जो मुनि ऋषि लोग कह के गए हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल ठीक ना। बट वो बताने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक ना। हम कैसे उसको सबके सामने समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका तरीका अलग हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलो। एक चीज़ और आप हमको बता दीजिए कि 5 साल आपने पढ़ाई की यहाँ पे रिसर्च की, तो कोई परेशानी आई हो उस प्रणाली को बदल दिया जाना चाहिए ताकि आने वाले लोगों के लिए वो बेहतर हो, कुछ ऐसी बातें बताएंगे? नहीं, इस समय जो हुआ है इस समय सही हुआ है। जैसे क्या होता है एंट्रेंस के माध्यम में, ठीक, एंट्रेंस के माध्यम में पीएचडी में एंट्री होना चाहिए। इसमें क्या होता है वो बच्चों का जो है जो सक्षम होते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे उसमें लिखित परीक्षा में। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू होगा उसके माध्यम से होगा, कैसे वो डिलीवर करते हैं अपना, कितना पढ़ के आए हैं, कितना ज्ञान है, उसके माध्यम से होना चाहिए। पहले जैसे होता था थोड़ा बहुत चले आ रहे हैं पूरा, ठीक ना। बट अब जो है टेक्निक भी बदल रहा है। अब शायद ईजीसी जो है नेट का सिलेबस भी बदल दे रहा है इस बार, रिसेंट 2024 से जो है ईजीसी सिलेबस भी बदल दे रहा है उसमें। तो उसमें नेट जेआरएफ का फिर तरीका बदल जाएगा, पढ़ने का ढंग भी बदल जाएगा, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे बच्चे। तो पहले वो होगा तो पहले जो पीएचडी करने के लिए नॉर्मल क्राइटेरिया है नेट या जेआरएफ निकाल ले, उसके बाद जो है गुरुजी लोगों से संपर्क में आए, फिर उसके बाद अपना टॉपिक डिसाइड करे, अच्छे से पढ़ाई करे, ठीक ना। फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करके फिर आराम से वो एंट्रेंस एग्जाम दे, ठीक। और आप बताइए कुछ प्रणाली जो बहुत बेकार है उसे बदल देना चाहिए। इधर आइए बताइए, उठा लेंगे। अभी तो रिसर्च में अभी जितना मुझे यहाँ तक मिला है सुविधा और ये सब तो सही है, उतनी मतलब ऐसी कुछ हमारे सामने नहीं आया कि जिसको बदल देना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि सुधार लाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जैसे किस चीज़ में सुधार लाना चाहिए? सुधार मतलब जो अभी कुछ ऑनलाइन डेटा और ये सब में जो लाइब्रेरी में बहुत कुछ है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का तो कुछ उपलब्ध है, बहुत सारे कुछ ऐसे डेटा है जो अभी भी मुझे लगता है कि हम लोग और उसको डेवलप कर दिया जाए तो और इस लड़कों को और सुविधा मिल जाएगी। मतलब हमारे पास डेटा की कमी है? कमी नहीं है, मतलब है, पर और भी सोर्सेस मतलब उसको लाया जा सकता है उसमें। कब जाकर के आपको मालूम चला कि डेटा की कमी पड़ रही है, इसको और भी ज़्यादा लाना चाहिए? जब आप कुछ ढूंढने जाएंगे तब आपको पता चलेगा। आप क्या ढूंढने गए थे तो मालूम चला? रिसर्च के जो संबंधित जब मैं ढूंढने गया था, मैं जैसे प्राइमरी जब लोग डेटा कलेक्शन जो होता है ना, वो रिसर्च के शुरुआत में होता है डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है, उसके बाद फाइंडिंग्स निकाला जाता है। जब हम लोग जैसे पहले के जब आए थे तब हम लोग डेटा कलेक्ट करने के समय आया था, तो अभी हो सकता है कि शायद उस प्रॉब्लम जो हम लोग कुछ शायद फेस किए होंगे वो शायद उसको सॉल्व हो गया होगा। ओके, क्योंकि दिन ब दिन तो ये हमारी यूनिवर्सिटी तो तरक्की के ऊपर तो चल ही रहा है। तो हो सकता है तरक्की के ऊपर जाता हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2 रिसर्च स्कॉलर मिले थे और तबीयत थोड़ी सी खुश हुई है बात करके। और भी ज़्यादा मैं बात करता तो और भी ज़्यादा तबीयत खुश हो जाती। मैं क्या है ना कि एकदम खोदते हुए अंदर जाना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मालूम चले, और मालूम चली हमें संस्कृत के ऊपर। और भी अगर कुछ होंगी तो हम और भी चीज़ें बात करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम भगवान नहीं है। जैसे भगवान में विश्वास रखते हैं, कई लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, हम भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं। कैमरे के सामने हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, साफ बोलना चाहिए, संशय में नहीं रहना चाहिए। वो तो है ही। आप नास्तिकता में बिलीव रखते कि नहीं रखते हो? नहीं, उतना तो वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग संस्कृत वाले हैं, ठीक है ना।
कहीं लिखा है कि संस्कृत वाले नास्तिक नहीं हो सकते? मैं बता रहा हूँ। देखिए, आस्तिक और नास्तिक का जो कंसेप्ट है, ये हम लोग एक भ्रांत धारणा में हम लोग चल रहे हैं कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वो आस्तिक है और जो विश्वास नहीं करते वो नास्तिक है। बल्कि धारणा ये नहीं है। आस्तिक का जो परिभाषा हम लोग शास्त्र के मतलब है, उसमें ये है जो वेदों को विश्वास करते हैं, वेदों के ऊपर, और जो वेदों के ऊपर विश्वास नहीं रखते उनको नास्तिक बुलाया जाता है। ये कंसेप्ट थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि ईश्वर के ऊपर वो आश्रित नहीं है, आस्तिक और नास्तिक वाला कंसेप्ट। और किसी ने वेद पढ़े ही नहीं है और वो नास्तिक है या फिर वो आस्तिक है? वेद पढ़े नहीं, ये वेद जैसे बहुत सारे लोग जैसे होते कि संस्कृत के जो स्क्रिप्ट और ये सब जो नहीं जानते हैं, पर ये है वेदों की जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इतिहास और पुराण जो कथाएं जो आती है हम लोग सुनते हैं। ये नहीं कि वेद आपको खुद पढ़ना है, आप पुरानी कथा ये सब गुरुजी से या से जो अभी बहुत सारे कथाएं, भागवत कथा, ये सब बहुत से चलता है, वहाँ से जो सुन रहे हैं वही तो वेद का मूल है। क्योंकि हम लोग वहाँ के मतलब कहा जाएगा कि वेदों का जो संबृहन करना है होता है, उपबृहन करता है, वो इतिहास और पुराणों के द्वारा वो सब होता है। क्योंकि इन सब में वो जो कथा के रूप में दिया गया है कि सारे लोग तो संस्कृत के जो श्लोक और वो सब का वो अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। उसका तो इसीलिए कथा के द्वारा, पुराणों में सब कथा जो है कि बहुत सारे कथा के द्वारा हम लोग उस जो संस्कृत का जो मूल है, जो आपको दिया जाता है, जो धारणा दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है, हाँ। कि उस कथा के माध्यम से संस्कार दिया जा रहा है, वही वेद है। संस्कृति का उत्पत्ति वहीं से संस्कृत से ही होता है। और आजकल बड़े बड़े रिसर्चर इवन नासा में भी संस्कृत को इस समय जोड़ने लगे हैं और काम होता है। आईआईटी में भी काम हो रहा है। जैसे बहुत सारे इंजीनियर जो होता है, बीटेक एमटेक वाले लड़के भी उसमें अभी रिसेंट जो है उसमें काम चल रहा है। जो बीटेक एमटेक के सिलेबस होता है उसमें एक कंपलसरी जो है संस्कृत भी रखा जा रहा है उसमें एज ए डिप्लोमा कोर्स। या उनको संस्कृत अपना भारतीय भाषा है, इसीलिए हमको संस्कृत भाषा को जननी कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। अभी भी बहुत सारे गाँव देखिएगा, ठीक ना, जैसे अपना एक केरल में है, कर्नाटक में मत्तूर करके एक गांव है, वहाँ के टोटल लोग जो है टोटली संस्कृत, हाँ। मातृभाषा ही संस्कृत है। और कर्नाटक में एक होसाहल्ली करके वो गांव है, हाँ। वहाँ के लोकल लैंग्वेज ही संस्कृत है, पूरा टोटली A to Z। इतना इन्फ्लुएंस करता है संस्कृत, मतलब भारत की बहुत पुरानी सभ्यता का बहुत पुरानी भाषा संस्कृत माना जाता है। एक कहावत है ना, भारत से देव प्रतिष्ठित संस्कृति संस्कृतस्य, मतलब जिसमें संस्कृत भाषा है और उससे ही हमको लोगों को जो है संस्कृति मिलता है। संस्कृति मतलब अपना संस्कार, कैसे हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, कैसे हम लोग गुरुजी से आशीर्वाद मिला है, कैसे पूरा पालन हुआ है, तो उनको आगे जो है, आगे नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको कैसे हम लोग उनको देखेंगे। और नालंदा बहुत बड़ा साक्ष्य माना जाता है इन सब चीज़ों का। काफ़ी समय तक वो लाइब्रेरी चलती रही, फिर भी उसके बाद ढेर सारी चीज़ें जो बचाई गई उससे भी बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें पैदा हुई और बहुत सारे लोग जानते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जानते ही है। अभी सारनाथ में जो है अपना सारनाथ में है अपना ये रामनगर जो है, इसके अंदर एक लाइब्रेरी, आप लोग पता नहीं गए हो कि नहीं, हमको एक बार मौका मिला था, तो उसमें ऐसे ऐसे पुथी जो है उसमें बाइंडिंग करके रखा हुआ है। जब खोल के निकाल रहे पेज ऐसे पलट रहा है तो पूरा एकदम ख़त्म, नष्ट। अब बताइए कितने हजारों साल पुराने न जाने अभी भी बहुत सारे ऐसे लिपि है जो किसी को ज्ञान ही नहीं है किस लिपि में लिखा गया है, डिकोड ही नहीं कर पाए अभी तक। हाँ। बहुत सारी अब वो चल रहा है, संरक्षण चल रहा है पूरा। भारतीय भाषा समिति इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ ट्रांसलेट करके बहुत सारे मतलब इधर उधर से बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को डिमांड कर रहे हैं जो ट्रांसलेशन आप करिए, किस लैंग्वेज में है, किस लिपि में है। आप लोग आगे अपना 5 साल बाद अपने आप को या फिर 10 साल बाद कहाँ देखते हो आप? मेन टारगेट जो है अभी भी फिलहाल तो अभी प्रवक्ता पद में हूँ। आगे मेन टारगेट जो है मेरा भी मन है कि मैं भी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, वहाँ से फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर। मेन टारगेट वही है। जैसे मुझे मिला है ज्ञान तो हम भी किसी को बांटे, हाँ। मेरे अंडर भी काम करे। और लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ बांटी जाती है वो और ज़्यादा बढ़ती है, होता है, क्योंकि हम लोग भी उससे सीखते हैं ना। आप भी प्रोफेसर? जी, वही शिक्षा क्षेत्र में ही रहना है और आने वाले जनरेशन को उसको दिशा दिखाना है। तो चलिए, ये हैं भविष्य के प्रोफेसर। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। चलो, थैंक यू। और आना भैया लोगों से बात करते हैं। हेलो भैया, आप लोग डिग्री मिल गई आप लोगों को? PhD